सो हे गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो गाइस, हमने फार्माकोलॉजी स्टार्ट करी थी, उसका ये यूनिट 1 का लास्ट वीडियो होने वाला है आज। एंड लास्ट टॉपिक जो कि फार्माकोकाइनेटिक। तो फार्माकोकाइनेटिक बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। ठीक है, तो ईजिली तरीके से इसको समझने वाले हैं आज हम। और जिसने भी इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी वो एक बार से ज़रूर वॉच आउट कर ले, ताकि अच्छे से अंडरस्टैंड हो पाए सब कुछ। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं फार्माकोकाइनेटिक। मैंने फर्स्ट वीडियो में ही इसके बताया था थोड़ा कि फार्माकोकाइनेटिक होता क्या है। तो देखो, फार्माकोलॉजी जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बनती है, फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक। तो बेसिकली हम स्टडी करने वाले हैं फार्माकोकाइनेटिक। ठीक है, तो फार्माकोकाइनेटिक इज द स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ ड्रग इन बॉडी एंड बॉडी रेस्पॉन्स ऑन दिस। देखो, फार्माको यानी कि फार्माको का मीन्स हो गया ड्रग एंड काइनेटिक का मीन्स हो गया मूवमेंट। तो फार्माकोकाइनेटिक इसकी स्टडी करते हैं हम इसमें कि मूवमेंट ऑफ ड्रग यानी कि ड्रग की क्या मूवमेंट हो रही है किसमें, बॉडी में, और बॉडी रेस्पॉन्स कैसे कर रही है उस ड्रग के खिलाफ। बस हम इसमें इतना पढ़ते हैं। देखो, वही बात लिख रही है, व्हाट बॉडी डू विद ड्रग, यानी कि बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है। ठीक है, तो फार्माकोकाइनेटिक आपकी समझ में आया। इसमें होते हैं 4 स्टेप्स हमारे। फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रिएशन। तो बहुत जरूरी है, चारों स्टेप को अच्छे से याद कर लो। अभी मैं समझा दूंगा एक एक करके चारों को ही। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चारों स्टेप याद कर लो, क्योंकि फार्माकोकाइनेटिक जहां आपको दिखेगा ये चारों स्टेप वहां पर दिखेंगे। शॉर्ट में हम इनको कह देते हैं ADME। आपने कहीं कहीं पढ़ा भी होगा कि ADME प्रोफाइल ऑफ ड्रग, ADME स्टडी ऑफ ड्रग, यानी कि वो यही होता है कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रिएशन, चारों की स्टडी। जब चारों बैलेंस में होंगे जब भी हमारी ड्रग अच्छे से एक्शन कर पाएगी। ठीक है, ध्यान रखना। चलो अब एक एक करके सबकी बात करते हैं। फर्स्ट बात करेंगे हम यहाँ एब्जॉर्प्शन की। सो एब्जॉर्प्शन इट इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो देखो, एब्जॉर्प्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन सिंपल एक ड्रग की मूवमेंट है, कहाँ से लेके कहाँ तक, उसकी साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, हमने पीछे पढ़ रखे हैं, अभी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हम पढ़ के आए हैं। तो कोई भी ओरली ले रहे हो आप, कोई भी पेरेंट्रली ले रहे हो, एंट्रली ले रहे हो, जैसे भी ले रहे हो, किसी भी साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लेके सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी कि ब्लड तक। आपके जैसे आपने ओरल ली, कोई टैबलेट ली, तो आपके ओरल मुंह से लेके एंड ब्लड में जाने तक उस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, सिस्टमिक सर्कुलेशन का मीन्स है यहाँ पर ब्लड। ठीक है, इट इज़ फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ फार्माकोकाइनेटिक। देखो, फार्माकोकाइनेटिक का फर्स्ट स्टेप तो ये है ही, आपको पता है, बट इंपॉर्टेंट स्टेप क्यों है, आप ये सोच रहे होंगे ना। इंपॉर्टेंट स्टेप ये इसलिए है क्योंकि अगर ड्रग एब्जॉर्ब ही नहीं होगी, एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा ड्रग का, तो आगे जाके वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी, आगे जाके वो एक्शन कैसे शो करेगी। ठीक है, तो थोड़ा समझ के चलो अच्छे से। देखो, when we take any drug through oral route, it goes into stomach in which disintegrate and dissolution takes place, then drug reaches into intestine। देखो कितनी अच्छी बात कही है कि जब भी हम कोई भी ड्रग लेते हैं ओरल रूट से, ओरल रूट क्या होगा, जो हम टैबलेट लेते हैं मुंह से। ठीक है, इट गोज इनटू स्टोमक इन विच डिसइंटीग्रेट एंड डिसोल्यूशन टेक्स प्लेस। अब वहां पे क्या हो रहा है, डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन, ये दो चीजें हो रही हैं हमारे स्टोमक में। जब ये ड्रग डिसइंटीग्रेट हो चुकी है, डिसोल्यूशन हो गया पूरा उसका, तो वो जाके फिर से हमारे इंटेस्टाइन में जाके पहुंचती है। नाउ आफ्टर डिसोल्यूशन ड्रग एब्जॉर्ब इनटू ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन स्टोमक थ्रू मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। अब देखो, जब उसका डिसोल्यूशन अच्छे से हो जाता है ड्रग का, तो फिर होता है असली काम चालू, ड्रग का एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन कहाँ से होगा, इंटेस्टाइन और स्टोमक में होता है इसका एब्जॉर्प्शन ड्रग का। किसकी मदद से, मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। हम जो हमारी जो बॉडी में सेल्स होती हैं, सबको पता है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके द्वारा हमारा होता है ड्रग का एब्जॉर्प्शन। अब हमको काफ़ी ज़्यादा ब्रीफ में यही पढ़ना है कि ये जो मेम्ब्रेन है कि आखिर ये एब्जॉर्प्शन कितने टाइप से हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, देखो मैंने ये दिखा रखा है, ये कोई भी हमारी ब्लड स्ट्रीम है। अब ये ऊपर हमारी सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, मेम्ब्रेन हो गई जैसे कोई भी, तो ड्रग इसको पार करेगी जब ही एब्जॉर्ब होगी। तो इसी पार कर जो ये मेम्ब्रेन है, इसको पार करने के लिए जो हम मेथड पढ़ेंगे अब वो पढ़ने वाले हैं आगे। ठीक है, ये सब आपको एब्जॉर्प्शन में ही लिखना है, एब्जॉर्प्शन ही चल रहा है अभी। तो देखो पहले मेम्ब्रेन पढ़ लेते हैं कि मेम्ब्रेन है क्या। इट इज़ अ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन विच मेड अप विद फास्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल एंड अदर ग्रुप, जैसे कि बाइलेयर। इट एक्ट एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। देखो ये एक्ट करती है हमारे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है, जो आपने पढ़ रखा है 9th 10th में भी, कि वो कुछ ही अच्छी चीज़ों को अंदर जाने देती है। ठीक है,
ये एक तरीके से आप बैरियर समझ लो कि वो हर चीज़ को अंदर नहीं आने जाने देता है, बहुत ही कुछ ही माइन्यूट चीज़ों को अंदर आने जाने देता है, ठीक है। और ये हमारी एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती है जो कि बनी होती है किससे, फॉस्फोलिपिड से, कुछ कोलेस्ट्रॉल से एंड कुछ अदर ग्रुप जैसे कि बाइलेयर हो गया, ठीक है। नाउ ड्रग रीचेज इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन थ्रू मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। अब देखो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट की वजह से ड्रग पहुंच चुके हैं हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन में। अब हम यही पढ़ते हैं कि आखिर ये जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट है इसके क्या क्या वेरियस मेथड हो सकते हैं, ठीक है। तो चलो इसके 6 मेथड हैं। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ मेथड और इनके अंदर क्या हो रहा है वही पढ़ना है। ब्रीफ में इनको आप पढ़ोगे 6 सेम में जाके, फार्माकोकाइनेटिक एक सब्जेक्ट है उसमें। देखो फर्स्ट है इसमें पैसिव डिफ्यूजन, सेकंड है एक्टिव डिफ्यूजन, थर्ड है फैसिलिटेड डिफ्यूजन, फोर्थ है पोर्ट ट्रांसपोर्ट, फिफ्थ है आयन पेयर ट्रांसपोर्ट, सिक्स्थ है एंडोसाइटोसिस। देखो कितने अच्छे हैं और बिल्कुल ईजिली तरीके से मैं आप यह समझा दूंगा सारे के सारे। देखो फर्स्ट है हमारा इसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट, ऑल्सो नोन एज पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन भी हम इसको बोलते हैं। इन पैसिव डिफ्यूजन ड्रग मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब देखो डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मीन्स समझ में आ गया ना आपको, हायर कंसंट्रेशन से कोई भी चीज़ है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जा रही है तो उसको हम बोलते हैं पैसिव डिफ्यूजन, ठीक है। इट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब देखो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आपने ध्यान होगा पढ़ा होगा फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 1 में, यूनिट नंबर 1 में ही, जो फिक्स लॉ, फिक्स सेकंड लॉ, फिक्स फर्स्ट लॉ वो थे ना, उसमें था ना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मीन्स क्या है, डिफरेंस बिटवीन हाइयर एंड लोअर कंसंट्रेशन, हाई और लोअर कंसंट्रेशन का डिफरेंस, ये होता है हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। देखो डायग्राम की मदद से सब समझ में आ जाएगा इजी। ये है कोई भी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है। अब ऊपर का पार्ट हो गया ल्यूमन, तो सेल मतलब सेल के बाहर का पार्ट। अब सेल के अंदर का पार्ट है ब्लड। इसमें देखो लोअर कंसंट्रेशन होगी अंदर, बाहर होगी हायर कंसंट्रेशन। तो जब पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा ना तो वो जो हायर कंसंट्रेशन से ड्रग मूव करेगी लोअर कंसंट्रेशन में, ठीक है। सिंपल फंडा है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ओके। 90% ऑफ एब्जॉर्प्शन अकर बाय दिस मेथड। जितनी भी हम ड्रग लेते हैं 90% एब्जॉर्प्शन इसका पैसिव डिफ्यूजन के ही थ्रू होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही इसका मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट होता है ड्रग का, ओके। तो चलो ये हो गया खत्म। अब सेकंड बात करते हैं एक्टिव डिफ्यूजन। अब देखो पैसिव डिफ्यूजन और एक्टिव डिफ्यूजन अलग अलग है ना, थोड़ा अपोजिट ही है ना। तो पैसिव में क्या था, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब एक्टिव में क्या होगा, एक्टिव में होगा लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। देखो अब पैसिव तो सिंपल हायर से लोअर तो हर चीज़ में होता है, वो तो एक नियम है, ठीक है। बट ये लो से हाई कैसे जा सकता है, वो जाएगा एटीपी यानी कि एनर्जी की मदद से। अब पढ़ लो आप, in this method drug molecule move against the concentration gradient from lower concentration to higher concentration. It require ATP energy due to movement of drug against the concentration gradient. देखो ड्रग को यहाँ जाना पड़ता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट, ठीक है, उसके अगेंस्ट आ रहे हैं तो कुछ एनर्जी, कुछ ताकत तो चाहिए होगी ना। तो एटीपी वहाँ पे रिक्वायर्ड होती है हमको। अब यहाँ पे सेम वही है, ऊपर का लोअर कंसंट्रेशन, नीचे का हायर कंसंट्रेशन, ड्रग मूव करेगी बट इसमें रिक्वायर होगा एटीपी, यानी कि वो एटीपी जो एनर्जी होती है वो जरूर लगेगी इसमें। बिना एटीपी के एक्टिव डिफ्यूजन ड्रग का नहीं होगा। इसके फर्दर 2 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी में आते हैं आपके जो थ्रू एनर्जी यानी कि एटीपी की मदद से होता है इसमें। सेकेंडरी में एंटीपोटर और सिम्पोटेंट पंप, इसमें कुछ पंप लगे होते हैं सेकेंडरी वाले में, बस आपको इतना नहीं पढ़ना है ब्रीफ में, बस समझ लो। अब देखो थर्ड आता है इसमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का, इन दिस मेथड ड्रग मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन पर विद द हेल्प ऑफ एनी कैरियर बॉडी। देखो ये सेम हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट की तरह ये हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में मूव करता है, बट इसमें क्या आ जाता है, इसमें कोई भी एक कैरियर बॉडी जुड़ जाती है, कैरियर बॉडी जुड़ जाती है। सम लार्ज मॉलिक्यूल, अब ये क्यों होता है वो पढ़ो। सम लार्ज मॉलिक्यूल्स और पुअरली डिफ्यूजल सब्सटेंस डज नॉट पास थ्रू पैसिव ट्रांसपोर्ट, सो द रिक्वायर्ड हेल्प ऑफ एनी कैरियर बॉडी टू क्रॉस द मेम्ब्रेन कैरियर सच एज SLC। देखो कुछ हमारे ड्रग बहुत ही ज़्यादा लार्ज मॉलिक्यूल्स में होती हैं, कुछ होती हैं जो कि बिल्कुल ही डिफ्यूजल नहीं, मतलब उनकी डिफ्यूज मतलब पुअरली डिफ्यूज हो रही हैं, वो ज़्यादातर ज़्यादा डिजॉल्व नहीं हो रही हैं। ऐसी ड्रग उनको हम क्या कराते हैं, वो पैसिव ट्रांसपोर्ट की मदद से नहीं जा सकती मेम्ब्रेन के अंदर, तो उनको हम कराते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट। अब इसमें क्या होता है, देखो जैसे कोई भी ड्रग है, अब ये देख रहे हो ना, अब ये मेम्ब्रेन में लगी होती है कुछ कैरियर बॉडी। कैरियर बॉडी क्या करेंगी, ड्रग को अंदर लेंगी, फिर देखो आगे जाके मुड़ गई है, अब फिर अंदर छोड़ दिया इसने, मतलब कैरियर बॉडी की मदद से ये ड्रग अंदर आ रही है, ओके।
ये बस इसमें ही है, इट इज़ फास्टर देन पैसिव डिफ्यूजन। अब ये पैसिव डिफ्यूजन से काफ़ी ज़्यादा फास्टर होता है। नेक्स्ट है हमारा पोर ट्रांसपोर्ट। तो इसमें क्या हो रहा है, इन दिस ट्रांसपोर्ट ओनली लो मॉलिक्यूलर साइज एंड लो मॉलिक्यूलर वेट वाटर सॉल्युबल ड्रग कैन पास थ्रू स्मॉल पोर्स प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन। अब देखो मेम्ब्रेन जब आपने पढ़ी होगी एचएपी में, तो उसमें कुछ स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, ठीक है। तो पोर ट्रांसपोर्ट का मीन्स यही है कि जो पोर्स प्रेजेंट है ना मेम्ब्रेन पर, और उसमें से ये ड्रग ट्रांसफर होती है, ड्रग ट्रांसपोर्ट होती है। तो इसमें भी क्या है शर्त कि वाटर सॉल्युबल ड्रग होनी चाहिए और उसका जो मॉलिक्यूलर साइज है बहुत ही कम होना चाहिए और मॉलिक्यूलर वेट भी बहुत कम होना चाहिए। तो ऐसी ड्रग पोर ट्रांसपोर्ट की मदद से ट्रांसपोर्ट हो सकती है। नेक्स्ट है आपका आयन पेयर ट्रांसपोर्ट। तो इट इन्वॉल्व द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयनिक ड्रग विच हैव पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। देखो अब आयन पेयर ट्रांसपोर्ट में समझ रहे होगे, आयन कुछ आयन आ रहा है तो इसकी मदद से ऐसी आयनिक ड्रग ही एब्जॉर्ब होती है। आयनिक ड्रग कौन सी होती है, या तो उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है। एग्जाम्पल जैसे सल्फोनिक एसिड, क्वाटरनी अमोनियम कंपाउंड, ऐसे। तो क्या होता है, जैसे कोई भी मान लो कैटाइनिक ड्रग है, तो एंडोजीनियस कोई भी हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं आयन, सबको पता है। एंडोजीनियन एनायन से एक बॉन्ड बनाते हैं, न्यूट्रल बन गया ये पे आयन पेयर, मतलब पूरा न्यूट्रल आयन पेयर, ये इजीली क्रॉस कर जाएगा सेल मेम्ब्रेन को, अंदर जाके फिर से ये टूट जाएगा, ड्रग अपना अलग हो जाएगी और ये एंडोजीनियस एनायन जो था वो अलग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एंडोसाइटोसिस। इसमें सिंपल मीन्स होता है इंगल्फिंग, यानी कि खा जाना। देखो इसमें क्या हो रहा है, इन दिस मैटर ड्रग of large size are transported via engulfment by the cell membrane because due to large size these cannot cross cell membrane easily। देखो अब इसमें क्या होता है, जो लार्जर मॉलिक्यूलर साइज की ड्रग्स होती हैं वो इजीली क्रॉस नहीं कर पाती है सेल मेम्ब्रेन को। तो इसमें क्या होता है, इसमें ड्रग का होता है इंगल्फमेंट। इंगल्फमेंट क्या होता है, मतलब हिंदी में बोलूँ में सटक जाना या खा जाना, निगल जाना, ऐसे जो कहते हैं, ठीक है। देखो जैसे कोई ड्रग है, अब ये इसके अंदर घुसी, इसने मतलब इसके अंदर ही घुस गई बिल्कुल, फिर आगे जाके फिर बाहर निकल गई, मतलब पहले मतलब क्या हो रहा है कि अंदर से खा जाना बिल्कुल इसको, ठीक है ना। अब ये इंगल्फिंग प्रोसेस है, ये आउटसाइड है, यहाँ पर इंगल्फ करा इसने, फिर जाके बाहर छोड़ दिया इनसाइड सेल, ठीक है। Absorption is not exactly straightforward simple. It is a variable process dependent on various factors. अब देखो एब्जॉर्प्शन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेप नहीं है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हमको आती है। अब वही बात करने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। अब ड्रग एब्जॉर्प्शन के हम फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ने वाले हैं। तो देखो फर्स्ट है इसमें रिलेटेड टू ड्रग, ड्रग से हम रिलेटेड फैक्टर्स पढ़ेंगे जो कि अफेक्ट कर सकते हैं हमारे एब्जॉर्प्शन को। इसमें क्या है, देखो लिपिड सॉल्युबल जितनी ड्रग होगी उसका एब्जॉर्प्शन उतना ही होगा, एंड जितनी वाटर सॉल्युबल ड्रग होगी उसका एब्जॉर्प्शन इतना ही कम होगा। देखो फर्स्ट फैक्टर आता है इसमें रिलेटेड टू ड्रग, यानी कि ड्रग से रिलेटेड कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं वो पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है इसमें लिपिड वाटर सॉल्युबिलिटी। अब देखो जितनी ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल ड्रग होगी उसका एब्जॉर्प्शन उतना ज़्यादा होगा, एंड जितनी ज़्यादा वाटर सॉल्युबल ड्रग होगी उसका एब्जॉर्प्शन उतना ही कम होगा। अब क्यों होगा वो आपके अभी तक तो समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया फिर से समझ लो। अब आपको पता है सेल मेम्ब्रेन जो होती है हमारी वो होती है लिपिड सॉल्युबल, यानी कि लिपिड से ही तो मिलकर बने हुए थे, जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर हो गए, ये लिपिड ही तो हैं। तो जितनी ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल ड्रग उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन, ओके। सेकंड है पार्टिकल साइज। अब पार्टिकल साइज हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ड्रग एब्जॉर्प्शन के, जितना ज़्यादा पार्टिकल साइज होगा ड्रग का उतना कम एब्जॉर्प्शन होगा। थर्ड है इसमें आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन यानी क्या कहने का मतलब है, देखो अनआयोनाइज्ड ड्रग होती है हमारी लिपिड सॉल्युबल। अब जितनी ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल तो उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन है, लिपिड सॉल्युबल कौन सी हमारी अनआयोनाइज्ड, तो जितनी ज़्यादा अनआयोनाइज्ड ड्रग है उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन है, एंड जितनी ज़्यादा आयनाइज्ड ड्रग है वो उतनी ज़्यादा वाटर सॉल्युबल है, एंड वाटर सॉल्युबल का एब्जॉर्प्शन धीरे होता है, सबको पता है। दैट मीन द ड्रग शोज हायर एब्जॉर्प्शन इन अनआयोनाइज्ड फॉर्म, ओके। फोर्थ है इसमें कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी ड्रग की उतना ज़्यादा हायर एब्जॉर्प्शन होगा। फिफ्थ है ड्रग सॉल्युबिलिटी। जितनी ज़्यादा हाई सॉल्युबिलिटी होगी उतना ज़्यादा हाई एब्जॉर्प्शन होगा। नेक्स्ट है इसमें डिसोल्यूशन रेट। जितना ज़्यादा ड्रग का डिसोल्यूशन रेट होगा उतना ज़्यादा ही हाई एब्जॉर्प्शन होगा। जितनी जल्दी मतलब डिसॉल्व हो जाएगी ड्रग उतनी जल्दी तो एब्जॉर्प्शन होगा उसका। फिर है पीएच ऑफ ड्रग। अब देखो एसिडिक ड्रग हमारी एब्जॉर्ब होती है ज़्यादातर स्टोमक में, एग्जांपल जैसे कि एस्पिरिन है। अब बेसिक जो ड्रग होती हैं वो हमारी एब्जॉर्ब होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट है फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन में क्या है, देखो इस तरीके से सॉलिड पहले एब्जॉर्ब होता है, लिक्विड बाद में, पेरेंट्रल बाद में, सॉरी देखो पेरेंट्रल काफ़ी ज़्यादा पहले ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद सॉलिड, ठीक है।
अब नेक्स्ट बात करते हैं कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स की। बायोलॉजिकल फैक्टर में फर्स्ट आता है आपका सरफेस एरिया, एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस। अब सरफेस एरिया किसका, जो एब्जॉर्ब कर रहा है सरफेस उसका, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्जॉर्प्शन। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा ही एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। सेकंड है एज। अब देखो एज का बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है, क्योंकि ड्रग ज़्यादातर फास्टली एब्जॉर्ब होती है हमें एडल्ट में कंपेरिजन टू चिल्ड्रन और बड़े बूढ़े लोग। नेक्स्ट है वस्कुलरिटी, यानी कि वेन्स नंबर। जितनी ज़्यादा वेन्स होंगी आपके बॉडी में उतना ज़्यादा ही एब्जॉर्प्शन होगा। नेक्स्ट है फूड। देखो आपने पढ़ा होगा, आपने देखा भी होगा कि डॉक्टर्स बोलते हैं कि खाना खाने के बाद लेना, खाना खाने से पहले लेना। वो क्या होता है, समटाइम्स फूड ऑल्सो अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, सो टेक मेडिसिन आफ्टर सम टाइम ऑफ मील, यानी कि खाना खाने के कुछ समय बाद ही ज़्यादा प्रेफर करी जाती हैं दवाइयाँ। फिर है नेक्स्ट डिजीज कंडीशन। सम कंडीशन लाइक GI अल्सर्स, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, लो HCl ऑल्सो अफेक्ट एब्जॉर्प्शन। कुछ हमारी डिजीज ऐसी होती है जो एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर सकती हैं, ये कुछ बीमारियां ऐसी। नेक्स्ट है फिर थर्ड प्रॉपर्टी इसकी, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है हमारे एब्जॉर्प्शन को। क्यों, क्योंकि सबको पता है, देखो जैसे मान लो अपने ओरल टैबलेट ली कोई, तो उसका एब्जॉर्प्शन धीरे होगा कंपैरिजन टू पेरेंटल प्रोडक्ट। यानी कि अब एक इंसान ले रहा है इंजेक्शन और एक इंसान ले रहा है वही ड्रग को टैबलेट फॉर्म में, तो जब ज़्यादा एक्शन किसके में होगा, ज़्यादा एक्शन पेरेंटल वाले में होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा बात खत्म एब्जॉर्प्शन का। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। तो देखो अब ड्रग एब्जॉर्ब हो चुकी है, तो अब उसका काम होगा किसका, ब्लड का, कि उसको डिस्ट्रीब्यूट कराएं जहां जहां उसकी जरूरत है, ठीक है। सो डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस बाय विच ड्रग मूव्ड और डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ब्लड टू पार्टिकुलर टिश्यू, ऑर्गन और रिसेप्टर। जैसे मैंने बता दिया, ड्रग एक मतलब डिस्ट्रीब्यूशन वो प्रोसेस है जिसमें ड्रग मूव करती है, ड्रग डिस्प्लेस्ड होती है ब्लड से लेके किसी एक पार्टिकुलर टिश्यू के पास, पार्टिकुलर ऑर्गन के पास, पार्टिकुलर रिसेप्टर्स के पास, ठीक है। जैसे लिख दिया मैंने, ड्रग आफ्टर एब्जॉर्प्शन ब्लड के पास पहुंच चुकी है। अब ब्लड से जाएगी जो भी जिसको जरूरत होगी, जैसे कोई भी टिश्यू हार में वहां पे जाएगी, किसी ऑर्गन किसी रिसेप्टर ऐसे, ठीक है। एंड इट इज अ पैसिव डिफ्यूजन प्रोसेस, मतलब हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन वाला प्रोसेस होता है इसमें। ड्रग डिस्ट्रीब्यूट नॉन यूनिफॉर्म थ्रू आउट द बॉडी, नॉन यूनिफॉर्मली हमारी ये डिस्ट्रीब्यूट होती है ड्रग। अब इसमें 3 स्टेप्स होते हैं बेसिकली, बट इतने डीपली अभी नहीं पढ़ना है, बस आप ऊपर ऊपर से पढ़ो भी। फर्स्ट होता है ब्लड टू ECF, यानी कि ब्लड से पहले जाती है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, यानी कि सेल के बाहर वाले जीए में उसमें। फिर ECF टू ICF, एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर के पास जाती है। फिर ICF से जाती है पार्टिकुलर रिसेप्टर्स के पास, ठीक है। 3 स्टेप ध्यान रखना। अब बात करते हैं कुछ फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन को जो फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट आता है इसमें ब्लड फ्लो परफ्यूजन रेट, मतलब जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा उतना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा ड्रग का, ठीक है। जैसे हाई ब्लड फ्लो किस में होता है, ब्रेन में, हार्ट में, किडनी में, लीवर में, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हाई होता है। और लो ब्लड फ्लो कहाँ होता है, जैसे स्केलेटल मसल्स हो गए, एडिपोज टिश्यू हो गई, तो इनमें डिस्ट्रीब्यूशन कम होता है। सेकंड फैक्टर आता है इसमें लिपोफिलिसिटी, ग्रेटर द लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग फास्टर इज इट एब्जॉर्प्शन, मतलब जितनी ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल ड्रग होगी उतनी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। बिकॉज जो लिपोफिलिक ड्रग होगी वो इजीली क्रॉस आउट कर जाएगी हमारे मेम्ब्रेन को, तो इजीली वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, और जितनी जल्दी एब्जॉर्प्शन होगा उतनी जल्दी ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। थर्ड है इसमें कैपिलरी, यानी कि टिश्यू परमेबिलिटी, इंक्रीज मतलब हाइयर द कैपिलरी परमेबिलिटी सो डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो विल बी हाई, मतलब जितनी ज़्यादा टिश्यू परमेबिलिटी होगी ड्रग की उतना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हाई होगा। फोर्थ है ड्रग मॉलिक्यूलर साइज, मतलब ड्रग का मॉलिक्यूलर साइज जितना कम होगा उतना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। फिफ्थ है फिजिकल बैरियर, सब फिजिकल बैरियर लाइक BBB ब्लड ब्रेन बैरियर, BPB ब्लड प्लेसेंटा बैरियर एटसेट्रा रिड्यूस ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन अलाउ ओनली लिपोफिलिक ड्रग्स टू पास, मतलब कुछ हमारे फिजिकल बैरियर्स होते हैं बॉडी में, जैसे कि ब्लड ब्रेन बैरियर हो गया, ब्लड प्लेसेंटा बैरियर हो गया, ये सिर्फ अपने अंदर लिपोफिलिक ड्रग को ही आने जाने देते हैं। तो ये भी एक बैरियर है जो कि जैसे मान लो कोई वाटर सॉल्युबल ड्रग है तो उसको ये नहीं जाने देंगे, ओके। सिक्स्थ है आपका फैक्टर प्रोटीन बाइंडिंग। प्रोटीन बाइंडिंग क्या है, जिसमें प्लाज्मा प्रोटीन और ड्रग एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेती है, मतलब जितनी ज़्यादा प्रोटीन बाइंड होगी उतना कम ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ओके। फिर है नेचर, मतलब लिपिड सॉल्युबल ड्रग हैज़ ग्रेटर परमेबिलिटी सो हायर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब मैंने बता दिया लिपिड सॉल्युबल ड्रग ज़्यादा परमेबल होंगी। फिर है कुछ अदर फैक्टर, जैसे एज देख लेते हैं। सो एज डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करती है, क्योंकि इसमें आता है आपका टोटल बॉडी वेट और फैट कंटेंट, ये मीजर करके आपका एज पे ही डिपेंड करता है।
फिर है ओबेसिटी, हाई, हाँ देखो अभी एडिपोज टिश्यू हम पढ़ के आए थे ना, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा स्लो होता है, तो वही बात है, हाई एडिपोज टिश्यू कैन टेक अप लार्ज फंक्शन ऑफ लिपोफिलिक ड्रग, मतलब ओबेसिटी वाले पेशेंट में थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन स्लो होगा। देखो एक फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना, एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एपरेंट का मीन्स होता है एक्चुअल वॉल्यूम, सो एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ फ्लूइड ऑफ एन ऑर्गन दैट रिक्वायर्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ ड्रग, मतलब एपरेंट वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक एक्चुअल अमाउंट है किसी भी फ्लूइड की, किसी की ऑर्गन में, किसी ऑर्गन में किसी भी फ्लूइड को एक्चुअल अमाउंट है जो कि रिक्वायर्ड होता है उस ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करने में और डिसोल्यूशन करने में, ठीक है। फॉर्मूला याद कर लो बस इसका, अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी अपॉन प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, इट हेल्प्स टू नोट अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इन बॉडी फ्लोर्स थ्रू आउट द बॉडी, ये हमको हेल्प करता है, जो हम डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह सब पढ़ते हैं ना उसको पढ़ने वढ़ने में बस, ओके। एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आप इसको इतना पढ़ो, फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना, 2 नंबर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो थर्ड बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की। देखो मेटाबॉलिज्म को हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी कह देते हैं, ओके, बट देखो मैंने बायो ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से पढ़ाया है मेडिकेम में, पूरा डीपली अच्छे से डिस्कस कराया, तो आप मेटाबॉलिज्म वहीं से पढ़ना, ठीक है, मेडिकेम वाला ही पढ़ना, अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मैं कुछ और बताऊँ वहाँ पर कुछ और बताऊँ, अलग अलग हो जाएगा, बिल्कुल आप मेडिकेम वाला ही पढ़ना, मैंने ऑलरेडी कराया है यूनिट 1 में, ठीक है, देख लेना उस वाली वीडियो को। गाइस मेटाबॉलिज्म आप जरूर से कर लेना क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेडिकेम में भी आएगा और कोलोजी में भी आता ही आता है, ठीक है ना। अब फोर्थ बात करते हैं एक्सक्रीशन, तो एलिमिनेशन, मतलब एलिमिनेशन लास्ट स्टेप होता है फार्माकोकाइनेटिक का, मतलब एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ ड्रग और मेटाबोलाइट्स फ्रॉम बॉडी टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बाय रेनल, किडनी और नॉन रेनल रूट, मतलब एक्सक्रिएशन हमारा प्रोसेस होता है ड्रग को बाहर एलिमिनेट कराने का बॉडी से, मतलब क्या है देखो समझो, पहले जैसे हमने ड्रग ली उसका एब्जॉर्प्शन हुआ हमारे ब्लड में, ठीक है, ब्लड में पहुंच गई, ब्लड से डिस्ट्रीब्यूट हुई हमारे रिसेप्टर्स के पास, रिसेप्टर्स के पास जाके उसने ड्रग ने एक्शन शो करा, एक्शन शो करने के बाद क्या हुआ, आफ्टर 5-6 घंटे उसका हुआ मेटाबॉलिज्म, जब उसने पूरा ड्रग का जैसे फीवर की दवाई ली आपने, कोई बुखार कम हो गया तो आफ्टर 5-6 घंटे जब बुखार कम हो गया तो ड्रग का होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, अभी जैसे जिसने पढ़ रखा होगा मेडिकेम में उसको मैं बता देता हूँ, जैसे मेटाबॉलिज्म क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ वन केमिकल फॉर्म टू अनदर फॉर्म, मतलब उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है लीवर वगैरह में, तो उसका हो जाता है मेटाबॉलिज्म यानी कि ब्रेक डाउन। सो ड्रग बिकम इनएक्टिव, जब उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा वो एक्टिव से इनएक्टिव फॉर्म में आ जाता है, जब ड्रग इनएक्टिव फॉर्म में आएगी तो उसका हो जाता है एक्सक्रिएशन, ठीक है, और एक्सक्रिएशन वाली प्रोसेस को ही हम ये एलिमिनेशन भी कह देते हैं। एक्सक्रिएशन मींस रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम बॉडी, सिंपल आप ये समझ लो, एक्सक्रिएशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम बॉडी, ओके। देखो कुछ हमारे रूट होते हैं एक्सक्रिएशन के, एक्सक्रिएशन का फर्स्ट रूट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है रेनल एक्सक्रिएशन, यानी कि यूरिन, यूरिन के फॉर्म में जो एलिमिनेट होती है हमारी ड्रग्स, मोस्ट ऑफ द ड्रग आर एक्सक्रिएटेड थ्रू द किडनी, रेन, जैसे देखो यहाँ पर रेनल वर्ड आ रहा है ना, रेनल को ही किडनी कहते हैं, अब आपको ये तो छोटी सी बात है पता ही होगी, बाय द प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन, ज्यादातर ड्रग हमारी एक्सक्रीट होती हैं यूरिन के थ्रू, प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन के थ्रू, ठीक है। वाटर सॉल्युबल ड्रग, हाइड्रोफिलिक ड्रग एक्सक्रीटेड थ्रू द हिपेटिक रेनल, तो हाइड्रोफिलिक ड्रग ज्यादातर हमारे होती हैं यहाँ से। सेकंड आते हैं नॉन रेनल एक्सक्रीशन, तो मतलब इसमें क्या आएगा, किडनी के अलावा जो दूसरे रूट्स हैं उनके द्वारा, हम वो पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। व्हेन ड्रग इज एक्सक्रीटेड अदर देन किडनी सो कॉल्ड नॉन रेनल एक्सक्रिएशन, ओके। इसमें फर्स्ट आता है बाइलरी यानी कि फीकस एक्सक्रिएशन, जो फीकस के थ्रू ड्रग हमारी मतलब एलिमिनेट होंगी, जैसे कि सम ड्रग आर एक्सक्रिएटेड थ्रू फीकस, मोस्टली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स एक्सक्रिएटेड थ्रू दिस, मतलब जो हमारी लिपोफिलिक ड्रग होती है वो फीकस के थ्रू ही ज़्यादातर एलिमिनेट होती है, जैसे कि एरिथ्रोमाइसिन हो गया एग्जाम्पल। सेकेंड है इसमें पल्मोनरी एक्सक्रिएशन, तो जैसे देखो आपको डकार वगैरह आती है, गैसेज होती हैं, उल्टी वगैरह आती हैं, तो वो होता है पल्मोनरी एक्सक्रिएशन में, एग्जांपल जैसे जनरल एनेथिक्स, ठीक है, ऐसे एनेस्थीसिया। थर्ड है इसमें सलाइवरी एक्सक्रिएशन, तो देखो सलाइवा भी एक तरह का एक्सक्रिएशन है, ठीक है। सम ड्रग्स एक्सक्रिएटेड थ्रू स्पूटम विच इज मिक्स विद सलाइवा बट मोस्ट ड्रग विच अलोंग विद सलाइवा गो इनटू ओरल रूट, देखो कुछ ही ऐसी ड्रग्स होती है, जैसे स्पूटम होता है, जो खांसी वगैरह में स्पूटम आता है वो सलाइवा के थ्रू मिक्स होके बाहर निकल जाता है, ठीक है, उसको कहते हैं हम सलाइवरी एक्सक्रिएशन। फोर्थ है इसमें स्किन एक्सक्रिएशन, सम ऑफ द ड्रग इज एक्सक्रिएटेड इन द फॉर्म ऑफ स्वेट फ्रॉम स्किन, कुछ ड्रग्स हमारी पसीने के रूप में भी बाहर निकल जाती हैं स्किन से। फिफ्थ है फिर मेमोरी एक्सक्रिएशन, ये सिर्फ फीमेल्स में होता है, इन प्रेग्नेंट और न्यू मदर्स वुमेन सम ड्रग्स एंटर ब्रेस्ट मिल्क बाय पैसिव डिफ्यूजन एंड दे एक्सक्रिएटेड थ्रू मदर्स मिल्क। देखो मेमोरी एक्सक्रिएशन, मेमोरी ग्लैंड कहाँ होते हैं, हमारे वुमेन्स के ब्रेस्ट में, ठीक है, तो कुछ ड्रग्स हमारी पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू मदर्स के जो मिल्क होता है
है उसमें पहुंच जाती है, तो वहां से वो एक्सक्रीट हो जाती है। ओके, अब कुछ फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ेंगे हम एक्सक्रीशन के। तो फर्स्ट है फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग, फर्स्ट है मॉलिक्यूलर वेट, तो जितना कम मॉलिक्यूलर वेट होगा ड्रग का उतना ज़्यादा एक्सक्रीशन होगा। फिर है आयोनाइजेशन, तो जितनी ज़्यादा आयोनाइज्ड होगी ड्रग, मतलब हाइड्रोफिलिक होगी ड्रग, तो हाइड्रोफिलिक ड्रग होगी तो एक्सक्रीशन जल्दी होगा उसका। फिर है लिपिड सॉल्युबिलिटी, तो जितनी मतलब डिक्रीज इन लिपिड सॉल्युबिलिटी इंक्रीज इन एक्सक्रीशन। अब आपको पता है हाइड्रोफिलिक ड्रग जल्दी एब्जॉर्ब होती है, तो लिपोफिलिक ड्रग कम एब्जॉर्ब होगी, कम एलिमिनेट होगी। फिर है ब्लड फ्लो टू किडनी परफ्यूजन रेट, यानी कि हाई परफ्यूजन रेट, यानी कि जितना ज़्यादा ब्लड किडनी तक फ्लो होगा, जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी एक्सक्रीशन होगा। फिर है सेकंड फैक्टर पीएच, यानी कि एसिडिक ड्रग इजीली एक्सक्रीटेड बिकॉज यूरिन पीएच इज एसिडिक। देखो यूरिन का पीएच एसिडिक होता है, तो इजीली जो एसिडिक ड्रग होंगी वो इजीली एक्सक्रीट कर जाएंगी जल्दी। फिर है थर्ड फैक्टर एज, बेस्ट एक्सक्रीशन अकर इन द एडल्ट इन कंपैरिजन टू चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल, ठीक है। फिर है फोर्थ डिजीज स्टेट, तो डिजीज स्टेट क्या है, इन सम डिजीज लाइक डायबिटीज, किडनी फेलियर एंड हाइपरटेंशन एक्सक्रीशन इज अफेक्टेड। देखो इन डिजीज में एक्सक्रीशन जो होता है वो अफेक्ट कर जाता है। ओके, ये फिर है एंजाइम इंडक्शन, देखो एंजाइम इंडक्शन और एंजाइम इनिबिशन, ये दोनों मैंने बताए हैं उसमें ही बायो ट्रांसफॉर्मेशन वाले टॉपिक में ही, ठीक है। तो आप उसको ये मेडिकेम से जरूर कर लेना भाई, प्लीज कर लेना, ठीक है, क्योंकि बायो ट्रांसफॉर्मेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो लास्ट बात करते हैं हम यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक जो कि है काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन। काइनेटिक्स का मींस क्या होता है, सिंपल समझो, रेट ऑफ एलिमिनेशन। काइनेटिक का मतलब होता है रेट, ठीक है। अब जहां पर भी रेट की बात आ जाती है, वहां पे होती है दो हमारी रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। ये दो ही आपको पढ़नी है। तो फर्स्ट पढ़ते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, मतलब when the elimination rate is directly proportional to the drug concentration so called first order kinetics। मतलब इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो रेट ऑफ एलिमिनेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ड्रग के कंसंट्रेशन के, यानी कि जितना ज्यादा ड्रग का कंसंट्रेशन उतना ज्यादा एलिमिनेशन। मतलब यहाँ पे वही बात लिख रही है, इफ ड्रग कंसंट्रेशन इंक्रीज सो ड्रग एलिमिनेशन ऑल्सो इंक्रीज। देखो ड्रग कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो ड्रग एलिमिनेशन भी इंक्रीज होगा, ड्रग कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो ड्रग एलिमिनेशन भी डिक्रीज होगा, ठीक है। वही मैंने यहाँ ग्राफ से बता रखा है, ड्रग की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, टाइम बढ़ रहा है इधर। ओके, ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर। सेकंड बात करें हम जीरो ऑर्डर, मतलब इसमें क्या हो रहा है, when the elimination is constant and not depend on drug concentration is called zero order kinetics। देखो माइन्यूट सा डिफरेंस है बस, यहाँ पर क्या हो रहा है जीरो ऑर्डर में कितना भी ड्रग का मतलब कितना भी तेज रेट ऑफ एलिमिनेशन हो वो कांस्टेंट ही रहेगा, मतलब एलिमिनेशन रेट जो होगा ना वो कांस्टेंट ही रहेगा। यहाँ पर पीछे वाले में क्या था, फर्स्ट ऑर्डर में जितना ज़्यादा ड्रग की कंसंट्रेशन उतना ज़्यादा एलिमिनेशन, बट यहाँ पर क्या है, रेट ऑफ एलिमिनेशन कांस्टेंट होगा, कि चाहे कितनी ही ड्रग की कंसंट्रेशन बढ़ा लो आप, ड्रग का रेट ऑफ जो होगा वो कांस्टेंट ही होगा, ठीक है। जैसे इफ ड्रग कंसंट्रेशन इंक्रीज सो ड्रग एलिमिनेशन इज नॉट इंक्रीज, मतलब फर्स्ट ऑर्डर में क्या था, ड्रग की कंसंट्रेशन इंक्रीज है तो एलिमिनेशन भी इंक्रीज है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है। ये ग्राफ मैंने बता रखा है। अब देखो एक छोटी सी टर्म आते हैं क्लीयरेंस, मतलब ड्रग क्लीयरेंस इज द मेजरमेंट ऑफ रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम बॉडी पर मिनट और यूनिट टाइम। मतलब क्लीयरेंस क्या है, रेट ऑफ एलिमिनेशन अपॉन प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। क्लीयरेंस एक हमारा मेजरमेंट होता है कि रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम बॉडी, एक मिनट में कितनी ड्रग हमारी रिमूव हुई है बॉडी से, ठीक है, ये उसका फॉर्मूला। तो गाइज फाइनली आज बात हो चुकी है, कल से तो हम यूनिट 2 स्टार्ट कर देंगे इसकी, या फिर यूनिट 2 नहीं तो किसी और सब्जेक्ट की जो यूनिट आपको स्टार्ट करानी हो बता देना। अब आपकी यूनिट 1 कोलॉजी की खत्म हो चुकी है अच्छी तरीके से, ठीक है। मेडिकेम की होगी एक यूनिट खत्म, कोलॉजी की होगी है, अब आके बताना क्या स्टार्ट करना है। तो प्लीज़ चैनल को थोड़ा सपोर्ट करें, अपने फ्रेंड्स में सब्सक्राइब करवाएं, और मिलते हैं नई वीडियो में नए दिन, तब तक के लिए बाय बाय।